लखनऊ से है, जहां होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। नियुक्ति की मांग को लेकर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 सालों से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित पड़ी है। आयोग ने फरवरी 2019 में 420 पदों की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थियों का आरोप है 2 नवंबर 2021 को अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कुल सृजित 1581 पदों में से 703 पद रिक्त है। फार्मासिस्टों की भारी कमी के चलते आयुष स्वास्थ्य पद्धति की जनप्रिय होम्योपैथिक विधा भगवान के भरोसे चल रही है। आखिर होना क्या है, सरकार क्या चाहती है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को यानी कि आज सुबह सबसे पहले अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी में हाजिरी लगाई। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर श्री राम लला की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कामों की भौतिक प्रगति भी देखी। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन राम जन्मभूमि का निरीक्षण किया, राम मंदिर के निर्माण कार्यों को भी देखा। करदाई संस्था के इंजीनियरों ने उन्हें मंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। सीएम ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से कहा कि भक्तों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। राम जन्मभूमि से सीएम पैदल ही राम जन्मभूमि पथ का निरीक्षण करने निकल पड़े। श्री राम जन्मभूमि पथ पर लगाए गए मार्ग के डिस्प्ले को मुख्यमंत्री ने देखा। उन्होंने अधिकारियों से राम जन्मभूमि पथ के निर्माण कार्य की जानकारी ली और रास्ते पर लगाए जा रहे पत्थरों की गुणवत्ता भी पूछी। करदाई संस्था के अधिकारियों से रास्ते पर भक्तों को मिलने वाली सुविधा की जानकारी ली। उन्होंने जल्द ही इस मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया। जब श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के पूर्व यहां पर रामकोट के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पवित्र स्थल पर नाम और नामी दोनों यहां पर विराजमान है। हम सब जानते हैं कि हम सब ने अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को पढ़ा है और हम सब जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यानी कलयुग में नाम का अपना महत्व है और उसके बारे में भी जो बात कही गई है कि जपात सतम पुण्यम गुणम पुण्यम रामानामाभिलेखनम, यानी जब से 100 गुना ज्यादा पुण्य नाम लिखने से, और यहां पर तो 28 करोड़
नाम रामकोट में संरक्षित किए गए हैं और ये निरंतर इसमें अभिवृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी इसका पुण्य हमें अनंत काल तक न केवल सन्मार्ग पर ले चलने की बल्कि हम सबको जीवन के समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपी पीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। ठीक है। बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा लेकिन महाराज जी के जब उगाना हमार चरण की जे कबो न रहल अब्बा। यूपी में सब नेहा सिंह राठौर ने कहा था कि यूपी में काबा, और उसका जवाब गोरखपुर के सांसद बलिया में आकर दे रहे हैं। जी हां, नेहा सिंह राठौर के 2 गानों की सीरीज जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूछा था कि यूपी में काबा, अब उसको लेकर के गोरखपुर के सांसद बलिया में आकर के जवाब देते हुए नजर आए हैं। लेकिन महाराज जी के जब उगाना हमार चरण की जे कबो न रहल अब्बा। यूपी में सब कि भैया हम कहे कि जे कबो न रहल अब्बा। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने बलिया पहुंचकर एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंच पर जब वो मौजूद थे तो उन्होंने अपने ही अंदाज में नेहा सिंह राठौर को जवाब दे डाला। जहां नेहा सिंह राठौर उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं पर ये पूछते हुए नजर आती हैं कि यूपी में काबा, तो रवि किशन ने उन्हें उनकी ही जबान में समझा दिया है। रवि किशन ने ये कहा है कि यूपी में सब बा, और इस पर जब उन्होंने अपनी एक गाने की 2 लाइनें सुनाई तो वहां मौजूद जनता ने खूब जोश के साथ उनका अभिनंदन और हौसला अफजाई की, जिससे ये साफ साबित हो गया कि रवि किशन ने जिस तरह से ये कहा कि यूपी में सब बा, उससे कहीं ना कहीं जनता भी खुश नजर आई है।
हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन की कार्रवाई के दौरान इस बात को कहा था कि यूपी में कुछ हो ना हो, यूपी में बा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये कहा था कि यूपी में सब बा, यूपी में अगर कोई पूछ रहा है कि क्या बा तो वो सिर्फ एक विपक्ष का एजेंडा बा। का बा उत्तर प्रदेश में? अरे बाबा बा ना, कुछ नहीं तो हम तो है। उससे भी परेशान है। परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। अब देखना ये होगा कि नेहा सिंह राठौर पर एक के बाद एक हो रहे इस तरह के प्रहार का जवाब नेहा सिंह राठौर क्या देती हैं, या फिर अब वो भी समझ जाएंगी कि यूपी में सब बा। टेक्स रिपोर्ट, अटल टीवी। यूपी में बिजली कर्मचारियों की लगातार जारी हड़ताल के बाद कई जनपदों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच कुछ जगहों पर लोगों को बिजली न आने के चलते पानी और मोबाइल चार्ज करने तक की दिक्कत हो रही है। इस बीच गोरखपुर जनपद का एक वीडियो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग मोबाइल चार्ज करवाने के लिए 10 रुपए 20 रुपए तक अदा कर रहे हैं। वहीं महाराजगंज के एक बिजली कर्मचारी ने अपना वीडियो वायरल किया है, जिसमें उसने अपनी समस्या बताई है। बिजली कर्मचारी ने बताया है कि वह 62 घंटों से घास खाकर काम कर रहा है। बिजली विभाग के लोग उसका कोई हालचाल नहीं ले रहे हैं और यहाँ खाना तक मुहैया नहीं हो रहा है। मैं एसएसओ बैकुंठपुर पावर हाउस महाराजगंज, मुझसे 62 घंटे से ड्यूटी कराई जा रही है। ना कोई प्रशासन के लोग, ना ही हमारे विभाग के लोग, मतलब जो भी कोई भी लोग हों, आज अभी तक मुझे खाना दाना पानी नहीं दिए। इसलिए मुझे घास चबा करके अपनी भूख मिटा रहे हैं। मैं जानवर हूँ कि इंसान हूँ, मुझे यही नहीं पता चल पा रहा। अब मैं ड्यूटी करने के लिए सक्षम नहीं रह गया हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है भूख के कारण। लेकिन अभी तक किसी ने खाना नहीं पूछा, जो कि मैं घास और पानी के सहारे से अभी तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। यही यहाँ की रवैया है। जबरन बैठा के पुलिसकर्मियों से बैठा के और ड्यूटी करवाया जा रहा है बगैर खाए पिए। इस समय 14:20 हो रहे हैं, जो कि अभी तक किसी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया। और मैं अगले 16 तारीख को 12 बजे रात से ड्यूटी कर रहा हूं। इसलिए भूख बहुत तेज लगने के कारण मैं घास खा रहा हूं। घास और पानी के सहारे हूं। जब तक रह लूंगा तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद भगवान मेरी रक्षा करें। इसके अलावा भी कई जिलों की तस्वीरें कल रात से वायरल हो रही हैं। पूरा का पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी इस बात पर अड़ी हुई है कि अगर बिजली कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटे तो उनके ऊपर एस्मा और इसके अलावा मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी, जो कि बदस्तूर जारी भी है। उसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूं
उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। तो पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी अगर न समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएं अपने परिवार के हित में। लेकिन इसी बीच बिजली कर्मचारियों ने ये भी कहा है कि हम अपना आंदोलन इसी तरह से जारी रखेंगे। अब देखना ये होगा कि महाराजगंज के बिजली कर्मचारी के घास खाने के वीडियो के साथ साथ और किस जिले के कर्मचारियों का क्या क्या खाते हुए वीडियो वायरल होगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर आपको भी अपना मोबाइल चार्ज करवाना है तो जेब में 10-20 रुपए रख के ही घर से निकलिएगा। टैक्स रिपोर्ट, अटल टीवी। उसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ सबको। लेकिन सरकार का रुख अब भी सकते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, बातचीत तो नेगेटिव थोड़ा होती है। आपने क्या रखा अंदर, अपनी क्या बात रखी? देखिए बहुत सी बातें हैं कर्मचारियों के हित में। आप पर भी FIR हो गई, मुझे मालूम है। अब 749 पे आप पे भी FIR हो गई, मुझे मालूम है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पर हमको तो, हमने थोड़ा FIR करवाया। 62 घंटे से ड्यूटी कराई जा रही है। ना कोई प्रशासन के लोग, ना ही हमारे विभाग के लोग, मतलब जो भी कोई भी लोग हों, आज अभी तक मुझे खाना दाना पानी नहीं दिए। इसलिए मुझे घास चबा करके अपनी भूख मिटा रहे हैं। यूपी सरकार की चेतावनी के बाद भी बिजली कर्मचारी की हड़ताल 60 घंटे से जारी है। इसमें आम आदमी के साथ सरकार की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। शनिवार रात ऊर्जा मंत्री और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच 3 घंटे की मैराथन बैठक हुई, मगर इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। बिजली कटौती से प्रदेश में करीब 50 लाख उपभोक्ता परेशान हैं। प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, उरई, जौनपुर, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी समेत कई जिलों के कुछ इलाकों में 20-20 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रदेश में शुक्रवार को दिक्कत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई कि तेज हवाएं और बारिशों के बाद कई जगह फॉल्ट हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। उधर हड़ताल करने वालों पर सरकारी कार्रवाई बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 3000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। वहीं संघर्ष समिति के 22 कर्मचारी नेताओं पर एस्मा लगा है। 29 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि ऐसे ही दमन की कार्रवाई होती रही तो रविवार रात 10 बजे के बाद भी हड़ताल जारी रखी जाएगी और उसको अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। बिजली कर्मचारी नेताओं और ऊर्जा विभाग की इस लड़ाई में आम आदमी परेशान है। स्कूली बच्चों के एग्जाम है, इन्वर्टर बैटरी भी अब चार्ज नहीं रह गई है। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी शहरों में नाराज लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
स्थिति ये है कि नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे तक जाम करना शुरू कर दिया है। इस बीच बिजली कर्मचारी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बिजली कर्मचारी महाराजगंज के पावर हाउस में तैनात था, जिसको सरकार की तरफ से कार्यमुक्त कर दिया गया। लेकिन कार्यमुक्ति से नाराज ये बिजली कर्मचारी घास खाता हुआ नजर आ रहा है। मैं एसएसओ बैकुंठपुर पावर हाउस महाराजगंज, मुझसे 62 घंटे से ड्यूटी कराई जा रही है। ना कोई प्रशासन के लोग, ना ही हमारे विभाग के लोग, मतलब जो भी कोई भी लोग हों, आज अभी तक मुझे खाना दाना पानी नहीं दिए। इसलिए मुझे घास चबा करके अपनी भूख मिटा रहे हैं। मैं जानवर हूँ कि इंसान हूँ, मुझे यही नहीं पता चल पा रहा। अब मैं ड्यूटी करने के लिए सक्षम नहीं रह गया हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है भूख के कारण। लेकिन अभी तक किसी ने खाना नहीं पूछा, जो कि मैं घास और पानी के सहारे से अभी तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। यही यहाँ की रवैया है। जबरन बैठा के पुलिसकर्मियों से बैठा के और ड्यूटी करवाया जा रहा है बगैर खाए पिए। इस समय 14:20 हो रहे हैं, जो कि अभी तक किसी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया। और मैं अगले 16 तारीख को 12 बजे रात से ड्यूटी कर रहा हूं। इसलिए भूख बहुत तेज लगने के कारण मैं घास खा रहा हूं। घास और पानी के सहारे हूं। जब तक रह लूंगा तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद भगवान मेरी रक्षा करें। घास खाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच की ये लड़ाई कहां पहुंचेगी, ये देखना अहम है। लेकिन बिजली कर्मचारियों का साफ तौर पर ये कहना इस बात को साबित करता है कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो आज रात 10 बजे के बाद से प्रदर्शन और बड़ा हो जाएगा, जो कि अनिश्चितकालीन रूप ले लेगा। उसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में, उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। तो पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी अगर न समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएं, अपने परिवार के हित में। लेकिन क्या सरकार का रुख अब भी सकता है? पॉजिटिव होना चाहिए, बातचीत तो वो निगेटिव थोड़ा होती है। आपने क्या रखा अंदर, अपनी क्या बात रखी? देखिए बहुत सी बातें हैं कर्मचारियों के हित में। आप पर भी FIR हो गई है। मुझे मालूम है। अब 749 पे आप पे भी FIR हो गई मुझे है। मालूम है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पर हमने थोड़ा FIR करवाया। नहीं, एक तरफ आपसे बातचीत हो रही है, तमाम पदाधिकारी बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ FIR की सूचना आ रही है, इसको लेकर के आप सरकार को डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल से हाहाकार मचा है। आम जनता तो परेशान है ही,
मंत्रियों की भी इस वजह से काफी किरकिरी हो रही है। नोएडा में शनिवार को योगी सरकार के 2 मंत्री नंद गोपाल नंदी और राकेश सचान एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। दोनों मंत्री मंच पर थे कि तभी अचानक बत्ती गुल हो गई। सम्मान समारोह के दौरान बिजली चले जाने से दोनों मंत्रियों के सामने अपमान की स्थिति आ गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने तत्काल अपना फोन निकालकर उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर दी। इसके बाद कैमरे में फोन के टॉर्च के प्रकाश में सम्मान समारोह किया गया। इस दौरान मंच पर मौजूद योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी हंसते नजर आए। उनके साथ अन्य मंत्री राकेश सचान भी मौजूद थे। दोनों ही मंत्री ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पानी और बिजली की किल्लत से जूझ रहे लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। कभी भी बिजली कट जाने की वजह से आम जनता ही नहीं, माननीयों के कार्यक्रम पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 2 दिन पहले वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही सर्किट हाउस की बिजली कट गई। आनंद फानन में अधिकारियों ने निजी कर्मचारियों को बुलाकर बिजली ठीक करवाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने कोलकाता दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। वहीं अखिलेश की ममता से मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत अन्य नेता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद ट्विटर पर भाजपा नेताओं समेत अन्य लोगों ने अखिलेश पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि अखिलेश जिस चीज पर बैठे हैं वो एक स्टूल है और इस बात को लेकर भाजपाई सपा चीफ पर तंज कस रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव अक्सर ये आरोप लगाते रहे हैं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा की मीटिंग्स में सोफे या कुर्सी की जगह स्टूल पर बैठाया जाता है। वहीं अब भाजपा नेता भी अखिलेश के इस वार का पलटवार करते नजर आ रहे हैं। भाजपा यूपी के प्रवक्ता पंडित मनोज शुक्ला ने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा है, ओह दीदी, ये जो अखिलेश यादव जी है ना, इस टूल को अपने स्तर के खिलाफ मानते हैं, वो भी चाचा शिवपाल यादव के सामने। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, लेकिन कहीं चाचा पर पंजा ना मार दे। आपको बता दें कि सपा चीफ अखिलेश यादव अपने धुर विरोधी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल वाला मंत्री कहकर तंज कसते हुए देखे गए हैं। बीते दिनों अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि केशव मौर्य को यही नहीं पता कि कुर्सी और स्टूल में फर्क क्या है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच हुई मुलाकात के बाद यह भी तय हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिलकर लड़ेगी, जबकि कांग्रेस से भी समान दूरी बनाए रखेगी। यह जानकारी सपा के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा ने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की शुक्रवार को बैठक के बाद दी है। लेकिन उसके बाद ये तस्वीर इस तरह से वायरल हो रही है और ऊपर से भाजपा के नेताओं के साथ साथ लोगों का अखिलेश यादव पर तंज लगातार बढ़ते जा रहा है। देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता अब इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। नई दिल्ली के मंगोलपुरी फ्लाईओवर के पास सरेआम एक लड़की के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक लड़का एक लड़की को बालों से घसीटकर जबरदस्ती कैब में बिठा रहा है। आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी का कहना है कि ये वीडियो पुलिस संज्ञान में आया है और इस मामले में जांच भी जारी है। कैब के मालिक का पता गुरुग्राम का है। पुलिस की टीम को वहां भेज दिया गया है। अभी तक के हिसाब से मिली जानकारी के अनुसार कैब में 2 लड़के और लड़की बैठे हुए थे। उन्होंने रोहिणी से विकासपुरी के लिए कैब बुक की थी। इस दौरान इनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और लड़की कैब से निकल जाती है। इसके बाद एक लड़का कैब से बाहर निकलकर लड़की से मारपीट करता है और उसके बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती कैब में बिठा देता है। पुलिस के मुताबिक कैब का नंबर ट्रेस किया तो वो गुड़गांव के रतन विहार का निकला है।
पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर का पता लगा लिया है। आरोपी युवकों की भी लगातार तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने बताया है इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग कारों की छतों पर खड़े होकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए थे। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में कुछ लोग पांडव नगर के पास NH 24 पर एक यूट्यूबर का जन्मदिन मनाने के लिए कारों की छतों पर खड़े होकर सड़क नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते नजर आए थे। पुलिस ने बताया यूट्यूबर की पहचान प्रिंस दीक्षित के रूप में हुई है। यूट्यूबर ने ये बताया है कि ये वीडियो तब शूट किया गया था जब वो 16 नवंबर 2022 को अपने जन्मदिन पर कुछ दोस्तों के साथ शकरपुर जा रहे थे। डेस्क रिपोर्ट अटल टीवी। चुनाव का जब माहौल आता है तो इनको लगता है कि नहीं, नौजवान युवा इनको संतुष्ट कर दिया जाए कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डबल बेंच जाए। हमारी सीटों पे सामान्य वर्ग को नौकरी दे दी गई है। हो तो आप वही, क्योंकि हम आपका अधिकार नहीं देंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। अभी भी वो प्रदर्शन पे बैठे हैं और आज उनका चौथा दिन है। इसी बीच जो है 6800 जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी है वो लगातार परेशान है। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमरेन भी मौजूद है। अमरेन जी, क्या लगता है ये सरकार क्या कैसा कर रही है, गलत कर रही है क्या? सरकार बेसिकली चुनाव का जब माहौल आता है तो इनको लगता है कि नहीं, नौजवान युवा इनको संतुष्ट कर दिया जाए। मैं 69,000 भर्ती के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा इसका क्या इतिहास रहा है। ये 2018 की भर्ती है। 2018 में जब ये भर्ती हुई, 2019 में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू हुआ तो इसमें देखा गया हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने देखा तो इसमें तमाम आरक्षण की विसंगतियाँ दिख रही थी। हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो भारत की एक संवैधानिक संस्था है जिसे जुडिशरी पावर मिला है, न्याय का पावर मिला है, उस तक हम लोग अपनी बात लेके गए। तो वहाँ पे 1 साल लंबे सुनवाई, विभाग के तमाम अधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, सभी को वहाँ तलब किया गया और पूरा जो निचोड़ निकला कि इसमें रिजर्वेशन का स्कैम हुआ है। तब माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमको एक रिपोर्ट सौंपी और एक उत्तर प्रदेश सरकार को भी रिपोर्ट सौंपी कि नहीं, इसमें गलत हुआ है, इन बच्चों के साथ अनदेखी हुई है, इनको न्याय दिया जाए। तो फिर हम लोग इस रिपोर्ट को लेकर के तमाम अधिकारियों के बीच, तमाम मंत्रियों के बीच, यहाँ जितने भी आला अधिकारी जो भी सक्षम हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उनके प्रदेश के हों, चाहे उनके जिले के हों, सबके पास हम लोग गए, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। हम लोग लगातार आंदोलन करने लगे, 1 साल तक आंदोलन किया और चुनाव नज़दीक आ गया और ये दिखने लगा कि नहीं, पिछड़ों का ये मामला है, दलितों का मामला है, इनसे हमको वोट लेना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और हम लोगों को बुलाया और एक कमेटी का गठन किया। जो राजस्व परिषद के चेयरमैन थे उस समय, उनके अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने भी लगभग 1 महीने तक पूरा जांच मसौदा किया और उनको भी ये लगा कि नहीं, इसमें रिजर्वेशन का स्कैम हुआ है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से मुलाकात की और ये आश्वासन दिया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए बोला कि नहीं, इन बच्चों के साथ गलत हुआ है, इनको आप न्याय संगत, इनको तुरंत नियुक्ति दीजिए। फिर अधिकारी वही है जो हिला हवाली, जो लीपापोती किए थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ एक गलत काम किया कि जो अधिकारी गलत थे, जो अधिकारी गलत रूप से इसमें चयन किए थे, उन सभी को जेल भेजना चाहिए था। जो उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उनको जेल भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजे। तो उन अधिकारियों का जो माहौल है बना रहा, वो लोग विभाग में अपनी जो दबदबा दिखाते रहे। वो फिर हम लोग 23 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का समय दिया था कि वो ये विद्यालय में होने चाहिए। अधिकारियों ने फिर हिलाहवाली की और ये लिस्ट 5 जनवरी को 6800 की लिस्ट जारी करते हैं और इसके बाद शेड्यूल भी जारी कर देते हैं कि हम काउंसलिंग कराएंगे, ये कराएंगे, लेकिन 7-8 में सीधे आचार संहिता लग जाती है और मामला ठप हो जाता है। फिर भी हम लोग बहुत प्रेशर किए कि नहीं, चुनाव आयोग से परमिशन ले लीजिए, चूँकि सारी डेट जारी हो चुकी थी, उसमें चुनाव आयोग उसको नहीं रोक सकता था, लेकिन अधिकारियों की मंशा नहीं थी, अधिकारी चाहते नहीं थे, इस वजह से हम लोगों की नियुक्ति अटकी रही। फिर कुछ लोग कोर्ट चले गए, मामला कोर्ट में लंबा सुनवाई चला और फिर अभी 13 मार्च को एक आदेश आया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से रिजर्वेशन स्कैम हुआ है, आरक्षण का घोटाला हुआ है। पूरी लिस्ट 69,000 को क्वैश कर दिया,
3 महीने का समय दिया और कहा कि 3 महीने के अंदर आप इस लिस्ट को जांच करके जो गलत है जो सही है उसका निर्णय ले। लेकिन वहाँ सरकार और सरकार की लचर रवैया, जो इनकी भर्ती नियमावली है 1981 और जो रिजर्वेशन रूल है 1994, उसको न पालन करते हुए कोर्ट ने ये हवाला दिया कि इनको आरक्षण बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप ये बताइए कि जो नियमावली है, जो संविधान में प्रदत्त चीज़ें हैं, उसके अंडर में तो आप भर्ती किए थे, उसी के अंदर में 6800 लोग आते थे, तो आप ऐसे कैसे? मैं इस वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डबल बेंच जाए और ये बताए कि हमारी ये नियमावली है जो आप यूपीएससी का नियम इस बेसिक शिक्षा में घुसाना चाहते हैं, यूपीएससी का जो डबल रिजर्वेशन है आप यहाँ दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ ये नियम नहीं है। यहाँ का जो रिजर्वेशन रूल है 1994 ये बिल्कुल अलग है। ये हमको आरक्षण का अलग नियम देता है। आप माननीय जज साहब को हम लोग बताए भी थे अपने वकील के माध्यम से, लेकिन अब क्या ही है, तो हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार डबल बेंच पे जाए और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिस्ट दी थी उस लिस्ट को बचाए। प्रदर्शन में भी गए थे, वहाँ पे भी लोगों से बात की थी, उनका लगातार यही कहना है कि वो दलितों और शूद्रों के साथ काफी गलत हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई चुनाव आया तो आपने कहा नहीं ये गलत है, आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों हम लोग प्रदेश में आके, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी में आके हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात को रख रहे हैं। आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब आपको देखना चाहिए कि नहीं, अगर ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ या जो ओपी शुक्ला जी जो जज हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इनने जो हमारा हक चोरी किया, वो कह रहा है कि मैंने चोरी की, और वो कह रहा है कि मैं देना चाहता हूँ, और हम लोग गए हैं कि नहीं माननीय जी हमारा अधिकार, चूँकि उसमें जो गलत नियुक्तियाँ हो गई थी हम भी उनके खिलाफ नहीं हैं, जिनकी गलत नियुक्तियाँ हुई हम उनके खिलाफ नहीं है। उन्होंने 2 साल नौकरी की है, उनकी क्या गलती है? इन भ्रष्ट अधिकारियों की गलती है, उनको जेल भेजा जाए। उनके लिए कोई नया कानून बना दिया जाता है, जैसे जो कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने कहा कि किसी को निकाला ना जाए, उनके लिए कानून। सामान्य वर्ग को नौकरी मिली है आपके हिसाब से अगर देखा जाए? नहीं, बिल्कुल हमारी सीटों पे सामान्य वर्ग को नौकरी दे दी गई है। हमें उससे कोई सामान्य वर्ग के बच्चों का, सामान्य वर्ग के शिक्षकों का कोई गलत नहीं है। वो लोग नहीं, उनको तो सरकार और विभाग ने दिया है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनको भी सरकार व्यवस्था बना के, नियम बना के, चूँकि सरकार पावरफुल है, अगर आपको आपकी गलती आप अपने से मान रहे हैं तो आप उनको अकोमोडेट करिए, उनकी व्यवस्था करिए। लेकिन हमें हमारा जो संविधान, नियम, कानून, जो हमारे अधिकार मिलता है उसको आप नहीं छीन सकते हैं। जो सिस्टम है रिजर्वेशन रूल का उसको फॉलो करिए, हमें विद्यालय में भेजिए। शूद्र और पिछड़ा होना एक तरीके से पाप हो गया है? नहीं, बिल्कुल पाप ही है। हम तो अब ये संविधान हमको कहता है कि नहीं आप बराबरी को देखिए, इक्वलिटी को देखिए, लेकिन नहीं, हमको हर जगह दबाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नहीं आप शूद्र हो, और ये मतलब डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हमको इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि नहीं हो तो आप वही, क्योंकि हम आपका अधिकार नहीं देंगे। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, बात आपकी बहुत अच्छी है कि हमारे वर्ग के तमाम मंत्री बने हैं, हमारे वर्ग के तमाम विधायक हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजा राजा होता है वोट पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनका मुखौटा। केशव प्रसाद मौर्य जी को जब चुनाव आएगा तो बोल देंगे कि आप बोलिए, ये करिए, आप सर्वोपरि हैं, ये। बाकी जब उनको उनकी हिस्सेदारी बताइए, पिछड़ों का हक कितना है? पिछड़े यहाँ 52%, 60% है, क्यों उनके भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए दिए जाते? तमाम उनके भी तो मंत्री पिछड़े ही हैं। कितने सारे मंत्री हैं, स्वतंत्र सिंह है, केशव प्रसाद मौर्य हैं। जब हम लोग अपने हक अधिकार की बात करने के लिए जाते हैं तो वही पिछड़े मुंह कतेर के निकल जाते हैं, कहते हैं नहीं हम लोग इनके संदीप सिंह जी हमारे बाबू कल्याण सिंह के पोते हैं, और बाबू कल्याण सिंह ने स्पष्ट कहा था कि अगर आपके आरक्षण के खिलाफ कोई वो गलत हो रहा है, आपका आरक्षण कोई छीन रहा है, तो आप झापड़ मार के उनसे छीन लीजिए। हम लोग तो उनके घर पे, उनके आवास पे अपनी मांग को रखने गए थे, अपनी बात बताने। आज तक शिक्षा मंत्री जी नहीं मिल पाए।
ये तो यही डर रहे हैं ना कि हमसे गलती हुई, हम कैसे किस तरीके से फेस है। मैं आपका दर्द शिक्षा मंत्री जी समझता हूँ, लेकिन आप अपने समाज का क्या कहते हैं जब आप मिलने जाते हैं तो क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री? कहते हैं हम पूरी तरीके से असहाय हैं। ये अधिकारी जो हैं अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं और उन्हीं के वर्ग से आते हैं, तो इनका खुलेआम चलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इधर उधर बता देंगे। नहीं, हम बताते हैं उन अधिकारियों को, हम मुख्यमंत्री जी से कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मूल्य मिलेंगे और मुझे आशा और उम्मीद है कि वो हमारे राजा हैं, इस पूरे प्रदेश के राजा हैं, हमको हमारा न्याय देंगे। वो अधिकारी क्या जो है मंत्री से बड़े हो गए हैं इस सरकार में? अरे बिल्कुल, हम ये तो इस बात के लिए तो हम लोग साक्ष्य हैं कि हम लोगों ने कितनी बार, चाहे सतीश द्विवेदी जी रहे हों, चाहे तमाम मंत्री रहे हों, फ़ोन करते हैं अधिकारी, ये होता है कभी कभार फ़ोन भी नहीं उठता और बैक कॉल करके ये नहीं बताना समझते कि क्यों मंत्री जी फ़ोन किए। हम लोगों ने तमाम, चाहे स्वतंत्र देव जी से हो, चाहे आशीष पटेल जी से हो, चाहे राकेश सचान जी से हो, चाहे संजय निषाद जी से हो, तमाम लोगों से, अनिल राजभर जी से, सबसे मिलते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत हैसियत नहीं कि हमारी बात हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दें, हमारी बात अधिकारियों को पूरे फुल फेम प्रेशर से दे दें। कभी आप लोग गए ये कालिदास मार्ग पर सीएम आवास के बाहर, कभी उनसे मिलने की कोशिश की? तो कालिदास आवास का घेराव भी किए हैं हम लोगों ने। अपनी मांग जिस तरीके से संवैधानिक, चाहे जिस तरीके से रहा, अपनी हर बात पहुंचाने की कोशिश किए हैं, चाहे सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए। क्योंकि देखिए, हमारा वर्ग पढ़ रहा है, हमारा वर्ग जाग रहा है, लेकिन अगर हम उनके हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये लोग पढ़ के भी इनको रोक दिया जाएगा, बैरियर बना दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से और बता देना चाहता हूं कि सरकार अब है, सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी ऐसी नियमावली बना रहे हैं कि एक और आरक्षण का नियम ये लोग खराब करने जा रहे हैं कि टेट का भी ये लोग 40% जोड़ेंगे और हमको वहाँ से भी रोकेंगे कि नहीं ये लोग ना जाएं। ये बाबा साहब ने बराबरी के लिए बनाया था। बाबा साहब ने ऐसे नहीं कहा था कि नहीं ये कि आरक्षण कोई वो नहीं है कि हम इससे आगे बढ़ जा रहे हैं। आरक्षण ये है कि लोगों को बराबर लाएगा। भाई EWS मिल रहा है, जो गरीब वर्ग के ब्राह्मण हैं, जो जनरल वर्ग के हैं, उससे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो हमारी नियमावली है, जो हमारा आरक्षण, जो मुझे संवैधानिक अधिकार है, उसको आप मत छीनिए और ये मत बताइए कि नहीं हम आपको दे रहे हैं। आपके मंत्री बराबर की हिस्सेदारी के मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उन मंत्रियों की वजह से क्या हमारा बच्चा कभी बेसिक पहुंच पाएगा, हमारा बच्चा अच्छी जगह पढ़ पाएगा? रोक दिया जा रहा है ना। आरक्षण नियमावली देखिए, इनका जब निकाय चुनाव था, इनके निकाय चुनाव पे जब वो हुआ तो योगी जी भाग के गए। योगी जी ऐसे लगे इतने बड़े हितैषी हैं आरक्षण के, क्यों भाग गए? भाई इनकी राजनीति गड़बड़ हो रही थी ना। आज तो हमारा भविष्य अधर में है, हमारा भविष्य चौपट है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं अपनी बात आपके चैनल से ये पहुंचाना चाहूँगी योगी जी से कि अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि ये लोग अधिकारी जाएं डबल बेंच में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दी गई लिस्ट थी। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में आ गई थी। लोग कहते हैं कि राजनीतिक दबाव से कभी कोई किसी को नौकरी दे देगा। राजनीतिक दबाव से कोई एक सीट किसी को नहीं दे सकता। पूरी जांच हुई थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट थी, हर जगह रिपोर्ट थी, तब जाके हम लोग को नौकरी मिली थी।